Everyone, my name is Priyanshi Jain. Welcome back to my YouTube channel BL Lab Scientist. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर या फिर इस वीडियो लेक्चर के अंदर इस टॉपिक के अंदर हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्या क्या चीज को हम कवर करेंगे। तो हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इंट्रोडक्शन, जिसमें हम समझेंगे आयरन क्या है, हमारी बॉडी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, आयरन के क्या क्या फंक्शंस होते हैं और आयरन की कमी की वजह से एनीमिया क्या हो जाता है उसका सुपरफिशियल डिस्कशन करेंगे। तो वो हम इंट्रोडक्शन में कवर करेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट द आयरन की फिजियोलॉजी, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर जब आयरन आ जाता है तो उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है और फिर उसका स्टोरेज कैसे होता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन अफेक्टेड बाय फूड सोर्सेज। ऐसे कौन कौन से फूड सोर्सेज हैं जो आयरन के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। अफेक्ट करना मतलब कुछ फूड सोर्स ऐसे होते हैं जो आयरन के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करते हैं, बढ़ा देते हैं, और कुछ फूड सोर्सेज ऐसे होते हैं जो आयरन के एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर देते हैं। तो वो चीज हम डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट द लॉस ऑफ आयरन, की हमारी बॉडी के अंदर जो आयरन है वो किस फॉर्म में लॉस होता है, किस फॉर्म में एक्सक्रीट होता है, कितना लॉस होता है पर डे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन कॉजेज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की हो जाने की क्या क्या वजह हो सकती है। क्लिनिकल फीचर्स क्या है, कि अगर किसी पेशेंट को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो उसे क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स नजर आ रहे हैं। पैथोजेनेसिस क्या है आईडीए की। पैथोजेनेसिस का मतलब कि किसी इंसान के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी हो रही है तो एनीमिया होने की क्या पैथोजेनेसिस रहेगी। देन स्टेजेस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, कितने स्टेजेस में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। एंड फाइनली वी विल डिस्कस अबाउट द डायग्नोसिस ऑफ आईडीए, कि अगर हमारे पास कोई ब्लड सैंपल आता है ऐसे पर्सन का जिसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो हम फाइनल उसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे, उसका इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ आयरन। So iron is an essential element and we need iron to perform many physiological functions. आयरन एक बहुत जरूरी एलिमेंट है हमारी बॉडी के लिए और आयरन की जरूरत हमें बहुत सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए पड़ती है। जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है वो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम, कहाँ से कहाँ, लंग्स से ऑक्सीजन ले जाना और हमारी पूरी बाकी की जो बॉडी के टिश्यूज है वहां तक आयरन को पहुंचाना। वो काम हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट किसका होता है, आयरन का होता है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है आयरन का हमारी बॉडी के अंदर, कुछ और भी फंक्शंस हैं जैसे कि वो काफी सारे एंजाइम्स के लिए एज ए कोफैक्टर काम करता है, हार्मोन सिंथेसिस होता है जब वो कोफैक्टर की तरह काम करता है, और बाकी भी उसके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो कौन सा है, हमारा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट। तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कैसे करता है पहले हम सुपरफिशियली समझते हैं। देखिए हीमोग्लोबिन हमारा एक प्रोटीन है, हम सभी को पता है कि एक आरबीसीज जो होती है हमारी उसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है। सो हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन मॉलिक्यूल फाउंड इन द आरबीसीज दैट हेल्प्स टू मूव ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और वही हीमोग्लोबिन बेसिकली क्या काम करता है, अलग बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है। जो स्ट्रक्चर होता है हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का, उसके अंदर क्या रहता है, एक हीम ग्रुप प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन को अगर अपन बेसिकली समझे, हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस कैसे होता है उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड कर रखा है, उसका लिंक मैं आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। उसमें आपको पूरी बायोकेमिस्ट्री समझ आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे सुपरफिशियल में क्या समझना है कि हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में एक तो हीम ग्रुप होता है और साइड में उसके ग्लोबिन की चेन लगी होती है। ठीक है, बहुत सुपरफिशियल स्ट्रक्चर है। इस हीम ग्रुप के अंदर क्या क्या होता है, एक तो प्रोटोपोरफायरिन रिंग होती है और उस प्रोटोपोरफायरिन रिंग के अंदर आपका आयरन का मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है और यही आयरन का मॉलिक्यूल हमारा किससे बाइंड होता है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है और उसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, so the structure of the hemoglobin molecule contain a heme group, एक heme group उसके अंदर रहता है। each hemoglobin molecule contain 4 heme group। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि अगर आपका एक हीम है ना, देखिए जैसे यहाँ पे आपका डायग्राम में हम देखते हैं, ये आपका एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है। तो इस एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के अंदर 4 हीम ग्रुप्स होंगे। 4 हीम ग्रुप्स का मतलब 4 प्रोटोपोरफायरिन रिंग प्रेजेंट होंगी। ठीक है,
4 ग्लोबुलिन चेन्स भी प्रेजेंट होंगी, उन 4 में से 2 तो मेरी अल्फा ग्लोबुलिन चेन्स होती हैं और 2 मेरी बीटा ग्लोबुलिन चेन्स होती हैं। और 4 अगर प्रोटोपोरफायरिन रिंग है तो 4 ही उसके अंदर क्या बैठे होंगे, आयरन बैठे होंगे, आयरन उसके अंदर रहेंगे Fe2+ की फॉर्म, फेरस फॉर्म के अंदर। और यही आयरन फिर किसके साथ जुड़ेंगे, ऑक्सीजन के साथ बाइंड होंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं कि एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के अंदर 4 हीम ग्रुप हैं, 4 प्रोटोपोरफायरिन रिंग है, 4 आयरन उसके अंदर प्रेजेंट है, तो एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन को कैरी करके चलता है। ठीक है, यही हमने यहाँ पे मेंशन करा है। तो जो आयरन होता है वो प्रेजेंट रहता है हीम ग्रुप के अंदर और ऑक्सीजन जो होता है वो इसी आयरन के साथ बाइंड हो जाता है, क्रिएटिंग द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और क्या बन जाता है वो हीमोग्लोबिन, एक ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बाइंड टू द एटम ऑफ ए हीम ग्रुप, एक हीम ग्रुप के साथ एक ऑक्सीजन एटम बाइंड होता है एंड गिविंग ईच हीमोग्लोबिन द एबिलिटी टू ट्रांसपोर्ट 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। और एक या ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल को क्या करता है, ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल क्या करता है, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, देखिए इस डायग्राम में भी है कि ये हीम है आपका, इसके अंदर क्या बैठा है, ये आयरन का एटम बैठा है, ये कहाँ आया, लंग्स की तरफ आया, उसने क्या कर लिया, ऑक्सीजन को कैरी कर लिया। देखिए 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स लगे हैं, ये 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को उसने कैरी कर लिया और कहाँ ले गया, टिश्यूज तक ले गया। और टिश्यू में जाके उसने क्या कर दिया, ऑक्सीजन को, टिश्यूज को ऑक्सीजन दे दी, तो अनलोडिंग कर दी। ठीक है, लंग्स में आया तो ऑक्सीजन को लिया, मतलब लोडेड करा, अपने आप ले लिया और फिर कहाँ ले गया, वो टिश्यूज को, टिश्यूज के पास ले गया हीमोग्लोबिन, उसको टिश्यूज को दे दिया, तो क्या हो गई, अनलोडिंग हो गई। राइट, नेक्स्ट, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया किस वजह से हो जाता है, इनसफिशिएंट आयरन की वजह से। ये हमें नाम से ही समझ आ रहा है, आईडीए या फिर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में बेसिकली क्या हो रहा है कि आयरन की डेफिशिएंसी होने की वजह से क्या हो रहा है, एनीमिया हो रहा है। ठीक है, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया किस वजह से हो रहा है, आयरन की इनसफिशिएंसी की वजह से, कि पर्याप्त मात्रा में आयरन नहीं है, उसकी वजह से आईडीए हो रहा है। विदाउट इनफ आयरन, अगर आयरन नहीं है बॉडी अंदर, ठीक है, क्वेश्चन आ रहा है कि आयरन की इनसफिशिएंसी की वजह से एनीमिया क्यों हो रहा है, तो उसका रीजन क्या है कि अगर आपके पास इनफ आयरन प्रेजेंट नहीं है बॉडी के अंदर तो इनफ अमाउंट का हीमोग्लोबिन नहीं बन पाएगा। इनफ अमाउंट का हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होगा तो ऑक्सीजन की जो है वो कमी हो जाएगी। अभी मैंने देखा कि हीम है, उसके बाद प्रोटोपोरफायरिन रिंग है, उसके बाद एक हीम बन रहा है और वो ऑक्सीजन को कैरी करके चल रहा है। अगर बीच में आयरन ही नहीं है तो ऑक्सीजन से बाइंडिंग नहीं हो पाएगी, ऑक्सीजन से बाइंडिंग नहीं हो पाएगी तो ऑक्सीजन की क्या होने लगेगी, बॉडी के अंदर कमी होने लगेगी। ठीक है, ऑक्सीजन कम होने लगेगा तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपोक्सिया। अगर हमारे टिश्यूज के अंदर पर्याप्त मात्रा में या सफिशिएंट मात्रा के अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंचता तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो कंडीशन क्या कहलाती है, मेडिकली हाइपोक्सिया कहलाती है। सो एज अ रिजल्ट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में क्या हो जाएगा, हाइपोक्सिया हो जाएगा टिश्यूज के अंदर। और ऑक्सीजन की कमी की वजह से, आयरन की कमी की वजह से, हमें पता है ऑक्सीजन हमारे मेटाबॉलिज्म में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो अगर ऑक्सीजन की कमी होगी तो टिश्यूज के अंदर हाइपोक्सिया कंडीशन आ जाएगी तो उस पेशेंट के अंदर कुछ क्लिनिकल फीचर्स नजर आने लगेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल क्या साइन एंड सिम्टम्स मिलेंगे हमें आईडीए के, एक्सट्रीम फैटिग, फैटिग का मतलब बहुत ज्यादा थकान फील होगी, हम एनर्जेटिक फील नहीं करेंगे। ऑक्सीजन की कमी होगी तो एनर्जी की कमी हो जाएगी, एनर्जी की कमी हो जाएगी तो हमें थकान फील होगी। ठीक है, वीकनेस आएगी, कमजोरी फील होगी। पेल स्किन, पेल स्किन का मतलब तो हमारा जो स्किन का कलर होता है उससे पेल हो जाएगा, थोड़ा हल्का हो जाएगा कलर, या फिर येलो टोन नजर आने लगेगा बॉडी के अंदर। चेस्ट पेन होने लगेगा, चेस्ट में थोड़ा पेन फील होने लगेगा। हार्ट बीट है जो हमारी बढ़ जाएगी। हार्ट बीट क्यों बढ़ेगी उस पेशेंट की, क्योंकि अगर ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो हार्ट का काम क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को पहुंचाना। तो हार्ट अपने फंक्शंस को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, अपनी हार्ट बीट को बढ़ा देगा जिससे ज्यादा ऑक्सीजन टाइम पर पहुंच पाए। ठीक है, तो हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब ब्रेथ लेने में हमें तकलीफ होने लगेगी। ठीक है, मतलब जैसे ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो हमें ब्रेथ लेने में क्या होने लगेगी, तकलीफ, डिफिकल्टी फील होगी, दैट इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। हेडेक हमें फील होने लगेगा। डिजीनेस हमें फील होने लगेगा, चक्कर आना। ठीक है, हमें मतलब हम ज्यादा कॉन्शियस फील नहीं करेंगे, ऑक्सीजन की कमी की होने से क्या हो जाएगा, एनर्जी एकदम डिप्राइव होती जाएगी तो हमें डिजीनेस फील होगा। जो हैंड्स और फीट है उधर थोड़ा टेम्परेचर हमारा कोल्ड फील होगा हमें। ब्रिटल नेल्स, ब्रिटल नेल्स मतलब जो नेल्स होते हैं वो थोड़े कमजोर हो जाते हैं, जल्दी से टूट जाते हैं, तो दैट इज ब्रिटल नेल्स। पुअर एपिटाइट, भूख कम लगेगी, स्पेशली बच्चों के अंदर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर। जो अगर किसी बच्चे को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है तो उन्हें जो भूख है, एपिटाइट, लॉस ऑफ एपिटाइट मतलब भूख उन्हें कम लगने लगती है। सो दीज आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया।
नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अबाउट द एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ आयरन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि आयरन, हमारी बॉडी के अंदर आयरन के कौन कौन से सोर्सेज होते हैं। सोर्सेज का मतलब क्या है, आप वेजिटेबल सोर्स से भी आयरन ले सकते हो और नॉन वेजिटेबल सोर्स से भी आयरन को ले सकते हो। वेजिटेबल सोर्स से अगर हम आयरन को लेते हैं तो उस आयरन को बोला जाता है इनऑर्गेनिक आयरन, और उसी आयरन को हम क्या बोलते हैं, इंफीरियर आयरन के नाम से भी जानते हैं। नॉन वेजिटेबल सोर्सेज के अंदर जो हम आयरन को लेते हैं उसे कहा जाता है सुपीरियर आयरन। यहाँ पे आपको वर्ड में एक डिफरेंस समझ आ रहा होगा कि जो इनऑर्गेनिक आयरन है जो हम वेजिटेबल सोर्सेज से ले रहे हैं उसको तो हम इंफीरियर बोल रहे हैं, और जो हमने नॉन वेजिटेबल सोर्स से लिया उसको हम सुपीरियर आयरन बोल रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके एब्जॉर्प्शन पे डिपेंड करता है ये चीज, बिकॉज हीम आयरन हैव मोर रेशियो ऑफ एब्जॉर्प्शन। क्योंकि जो हीम आयरन होता है जो हमें नॉन वेजिटेबल सोर्सेज से मिलता है उसका जो एब्जॉर्प्शन का रेशियो है वो कंपेरेटिवली ज्यादा होता है। किसके कंपेयर? हमारे इनऑर्गेनिक आयरन जो हम वेजिटेबल सोर्सेज से ले रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने डाइट के अंदर 10 mg ऑफ आयरन लिया, आपने जो डाइट ली है उसमें 10 मिलीग्राम क्या लिया है, आपने आयरन लिया है। 10 mg अगर आपने आयरन लिया है तो जो हीम, अगर आपने 10 mg हीम आयरन लिया है तो इसका एब्जॉर्प्शन कितना होगा, 10 to 20%। मतलब 10 mg अगर आपने आयरन लिया है हीम आयरन तो आपकी बॉडी में 1 mg आयरन एब्जॉर्ब हो जाएगा। मतलब 10 mg मैंने लिया मेरी, और कौन सा टाइप का लिया है, हीम आयरन अगर मैंने लिया है डाइट के अंदर तो उसका जो 1 mg है वो मेरी बॉडी क्या कर लेगी, उसको एब्जॉर्ब करके रख लेगी। ठीक है। और आपने अगर वहां पे इनऑर्गेनिक आयरन लिया है 10 mg, अगर आपने इनऑर्गेनिक वाला आयरन लिया तो उसका 1 to 2% एब्जॉर्ब होता है ओनली। यही एब्जॉर्प्शन का रेशियो डिफरेंस होता है कि हीर आयरन ले रहे हो तो 10 से 20% एब्जॉर्ब होता है, और अगर आप इनऑर्गेनिक आयरन ले रहे हो तो वो 1 to 2% एब्जॉर्ब होता है। दैट इज 0.1 mg ही आपको मिलेगा अगर आप इनऑर्गेनिक आयरन ले रहे हो। इसलिए इनऑर्गेनिक आयरन को हमें इंफीरियर आयरन भी बोलते हैं, और आपका जो हीम आयरन है उसको हम सुपीरियर आयरन भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अबाउट द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। हमारी बॉडी में आने के बाद आयरन का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। तो देखिए आयरन हमें कैसे मिलता है, बाय ईटिंग फूड। ईट का मतलब खाना खाने के बाद हमें क्या मिलता है, आयरन मिलता है। डेली रिक्वायरमेंट जो है आयरन की बॉडी के अंदर वो रहती है लगभग 10 to 20 mg। ठीक है। सो आयरन आपने लिया बॉडी के अंदर, दिस इज आयरन जो हम लेते हैं डाइट्री में, वो हमें फेरिक फॉर्म में मिलता है, Fe3+ में मिलता है। तो डाइट से जो मैं आयरन लूंगी वो मुझे Fe3+ या फिर फेरिक फॉर्म में मिलेगा। ये फेरिक आयरन या Fe3+ आयरन हमारा कहाँ आया, सबसे पहले स्टमक में आया। स्टमक से पास होकर स्टमक से पास होके कहाँ गया, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में गया। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी जो ड्यूडेनम पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वहां पे सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है हमारे आयरन का। ठीक है। तो आयरन हमारा स्टमक को क्रॉस करके कहाँ आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कहाँ, ल्यूमन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ल्यूमन क्या होता है, ल्यूमन मतलब क्या होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर ट्यूबुलर टिश्यूज होते हैं ना, जैसे ब्लड वेसल्स हुई, यहाँ पे आपको स्मॉल इंटेस्टाइन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में नजर आ रही होगी, तो इसके बीच की जो स्पेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूमन बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट है, ये ल्यूमन पार्ट है। तो स्टमक को क्रॉस करके आयरन कहाँ आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन की ल्यूमन की तरफ आ गया। ठीक है। अब ल्यूमन से आयरन कहाँ एब्जॉर्ब हो जाएगा, एंटेरोसाइट, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल्स में उसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। मैंने आयरन लिया, मेरे कहाँ जा रहा है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर गया स्टमक को क्रॉस करके। स्मॉल इंटेस्टाइन के जो सेल्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एंटेरोसाइट्स। तो एंटेरोसाइट्स क्या करेगी, आयरन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी स्मॉल इंटेस्टाइन से। ठीक है। अब एब्जॉर्प्शन कैसे होगा उस पर हम फोकस करेंगे, मतलब बेसिकली उस एंटेरोसाइट सेल के अंदर क्या हो रहा है हम उस पर फोकस करेंगे। एंटेरोसाइट को समझने से पहले देखिए यहाँ पे आपको एक बेसिक चीज समझनी होगी कि ये मेरा फॉर एग्जाम्पल ल्यूमन है। ठीक है। और यहाँ पे मेरी साइड में क्या जा रही है, ब्लड वेसल, मतलब मेरी ब्लड स्ट्रीम है। ये मेरा ल्यूमन हो गया, ये मेरी क्या हो गई, ब्लड स्ट्रीम हो गई। इसके बीच में ये क्या है, सेल आ रहा है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का सेल आ रहा है। तो वो वाला सरफेस स्मॉल इंटेस्टाइन का सेल उसको हम क्या बोलते हैं, एंटेरोसाइट। तो एंटेरोसाइट का वो वाला सरफेस जो आपके ल्यूमन के पास है उसे हम बोलते हैं एपिकल सरफेस, और स्मॉल इंटेरोसाइट का वो वाला सरफेस जो ब्लड स्ट्रीम के पास है उसे हम बोलते हैं बेसल सरफेस। ठीक है। तो यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है आयरन का वो एपिकल सरफेस पे होगा, और फिर आयरन यहाँ से ट्रांसफर होगा आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर, तो वो कहाँ पर होगा, बेसल सरफेस पे होगा। तो ये है हमारी एपिकल सरफेस एंटेरोसाइट की।
और ये है मेरी बेसल सरफेस एंटेरोसाइट की। ये मेरी बेसल सरफेस हो गई और ये मेरी एपिकल सरफेस हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले एब्जॉर्प्शन हो रहा है एपिकल सरफेस पे। कैसे होगा? एपिकल सरफेस के ऊपर दो चीजें प्रेजेंट होंगी, एक तो एंजाइम प्रेजेंट होगा और एक ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होगा। एंजाइम कौन सा है यहाँ पे? फेरो रिडक्टेज एंजाइम, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है आयरन का। कैसे? डाइट से हमने देखा था कि डाइट से जो हमें आयरन मिला था वो कौन सी फॉर्म में मिला था? Fe3+ फेरिक फॉर्म में मिला था। लेकिन फेरिक फॉर्म का जो आयरन होता है उसको मेरा एंटेरोसाइट एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। किसको एब्जॉर्ब कर पाता है? वो फेरस को, मतलब Fe2+ को। तो Fe3+ को सबसे पहले हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? Fe2+ के अंदर कन्वर्ट करना होगा। Fe2+ को कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है? आयरन का रिडक्शन हो रहा है ना, तो आयरन का रिडक्शन हो रहा है, इस एंजाइम का नाम क्या है? फेरो रिडक्टेज एंजाइम है, राइट। उसके बाद आपने रिडक्शन कर दिया, Fe3+ को Fe2+ के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब Fe2+ आपके स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर एंटेरोसाइट के अंदर एंटर होगा, तो कौन से ट्रांसपोर्टर की हेल्प से एंटर होगा? वो DMT फर्स्ट ट्रांसपोर्टर की हेल्प से। DMT का मतलब क्या है यहाँ पे? डाईवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर। ये एक ऐसा ट्रांसपोर्टर है जो डाईवेलेंट मेटल को, ऐसा मेटल जिसपे डाईवेलेंसी, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे Fe2+ ही क्यों ट्रांसपोर्ट हुआ? क्योंकि Fe2+ के बाद वो कैसी रह गई है? 2+ वैलेंसी रह गई है। तो यहाँ पे Fe2+ अब इजिली क्या हो जाएगा? ट्रांसपोर्ट हो जाएगा DMT से। कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमन से एंटेरोसाइट के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो Fe2+ कहाँ चला जाएगा? इस ट्रांसपोर्टर की हेल्प से इस सेल के अंदर एंटर कर जाएगा। अब ये को ट्रांसपोर्टर है तो इसके साथ ही साथ कौन एंटर करेगा? यहाँ पे H+ आयन भी एंटर करेगा। अब हमारा आयरन कहाँ आ गया? एक तो Fe2+ फॉर्म में आया, ये जरूर ध्यान दीजिएगा, फॉर्म पे आपको जरूर ध्यान देना है। डाइट में हमने लिया Fe3+, दैट इज फेरिक आयरन। फिर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से जब वो सेल के अंदर एंटर करा तो फेरस फॉर्म में एंटर करा। फेरस फॉर्म किसने इसको कन्वर्ट करा? फेरो रिडक्टेज ने कन्वर्ट करा, और आया किससे? वो DMT ट्रांसपोर्टर से। अब Fe2+ आपका सेल के अंदर आ गया। यहाँ पे Fe2+ वापस कन्वर्ट होगा Fe3+ के अंदर। जब स्टोर होता है ना आयरन, तो वापस फेरेटीन के फॉर्म में फेरिक आयरन के में स्टोर होता है, दैट इज Fe3+ फॉर्म में वो स्टोर होगा। और किस रूप में स्टोर होगा? फेरेटीन के रूप में। मतलब काफी सारे Fe3+ आपस में जुड़ते जाएंगे और फिर वो क्या बना लेंगे? एक मॉलिक्यूल जिसको हम बोलते हैं फेरेटिन। तो यहाँ पे हमें एक चीज और समझ आ गई कि जो आयरन की स्टोरेज फॉर्म होती है वो क्या होती है? फेरेटिन। और किस फॉर्म में स्टोर होता है? Fe3+ में स्टोर होता है। अब Fe2+ आपका ट्रांसफर होगा कहाँ? सेल से कहाँ जाएगा? वो आपके ब्लड स्ट्रीम की तरफ जाएगा। मतलब सेल से कहाँ जा रहा है? वो ब्लड स्ट्रीम की तरफ जा रहा है। तो कौन से ट्रांसपोर्टर की हेल्प से जाएगा वो? यहाँ पर यहाँ से ये इस तरीके से मूव हो गया। Fe2+ आपका बाहर आ गया है, कहाँ से? एंटेरोसाइट से। अब यहाँ पे Fe2+ वापस किस में कन्वर्ट होगा? Fe3+ के अंदर, फेरिक आयरन के अंदर, क्योंकि हमारे ब्लड स्ट्रीम में जब आयरन एब्जॉर्ब होता है तो कौन सी फॉर्म में होता है? Fe3+ की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे Fe2+ किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका Fe3+ के अंदर। यहाँ पे क्या हो रहा है? आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पे जो एंजाइम है उसका नाम क्या है? फेरो ऑक्सीडेज, या फिर हम उसको क्या बोलेंगे? हेपासिटीन। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक एंजाइम है जो Fe2+ को किस में कन्वर्ट कर रहा है? Fe3+ के अंदर। अब आपका Fe3+ का जो आयरन है वो फाइनली कहाँ आ गया? आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर आ गया। ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में क्या होगा? ब्लड स्ट्रीम के अंदर कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स, जैसे फॉर एग्जांपल एपोट्रांसफेरिन। एपोट्रांसफेरिन का काम क्या होता है? ब्लड स्ट्रीम में जो भी आयरन आ रहा है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन से जो भी आयरन ब्लड स्ट्रीम के अंदर आ रहा है, तो उस आयरन से बाइंड होना और उसको कहाँ तक ले जाना? फिर बाकी के टिश्यूज तक, जहां भी टिश्यूज को जरूरत है वहां तक उसको ले जाना। ठीक है, तो यहाँ पे एपोट्रांसफेरिन एक ट्रांसपोर्टर है, एक प्रोटीन है जो आयरन से बाइंड होकर उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा। तो यहाँ पे जो एपोट्रांसफेरिन किससे बाइंड होगा? आपके फेरिक आयरन के साथ बाइंड हो जाएगा और क्या बन जाएगा? एक ट्रांसफेरिन बन जाएगा। यहाँ पे एपोट्रांसफेरिन और ट्रांसफेरिन में क्या फर्क होता है कि जो एपोट्रांसफेरिन जब तक किसी आयरन मॉलिक्यूल के साथ नहीं जुड़ता उसको हम तब तक क्या बोलते हैं? एपोट्रांसफेरिन। लेकिन जैसे ही वो किसी आयरन मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाता है उसको हम क्या बोल देते हैं? ट्रांसफेरिन बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है कि जो एपोट्रांसफेरिन था, एक एपोट्रांसफेरिन मॉलिक्यूल के पास 6 साइड्स होती हैं आयरन से जुड़ने की। एक एपोट्रांसफेरिन के पास 6 साइड्स होती हैं आयरन से जुड़ने की, लेकिन फिजियोलॉजिकली आयरन सिर्फ 2 साइड से जुड़ता है। ठीक है, मतलब
ओनली 1/3 साइड से वो जुड़ता है, एपोट्रांसफेरिन की 1/3 साइड से वो जुड़ता है और वो क्या बन जाता है, एक ट्रांसफेरिन बन जाता है। ठीक है, ये चीज हमें आगे समझ आएगी जब हम सैचुरेटेड ट्रांसफेरिन को, TIBC को डिस्कस करेंगे ना, तब ये चीज समझ आएगी। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमें समझना है कि टोटल 6 साइड्स होती हैं एपोट्रांसफेरिन की, और ओनली 2 साइड के साथ आयरन क्या करता है, उससे बाइंड करता है। अब बाइंड हो गया, अब बाइंड होने के बाद जहां भी जरूरत है आयरन की वहां जाएगा। तो मेनली कहाँ कहाँ जरूरत रहती है, तो 75% जो आयरन है बॉडी मतलब ब्लड स्ट्रीम के अंदर, आपका टोटल जितना भी 100% आयरन है उसमें से 75% आयरन जो है वो कहाँ जाता है मेरे, 75% कहाँ जाएगा, बोन मैरो के अंदर। बोन मैरो के अंदर क्यों जा रहा है, देखिए बोन मैरो के अंदर हमारी जब आरबीसीज बनती हैं तो ठीक है, उसके टोटल 6 स्टेजेस होती हैं। तो 6 स्टेजेस में जब हीमोग्लोबिन बन रहा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इरिथ्रोब्लास्ट बोलते हैं उन सेल्स को जिसमें हीमोग्लोबिन बन रहा है, वो इरिथ्रोब्लास्ट है हमारी। तो इरिथ्रोब्लास्ट के ऊपर ट्रांसफेरिन के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, ट्रांसफेरिन जो आयरन को लेकर आ रहा है उसको रिसीव करने का काम करते हैं। तो ये ट्रांसफेरिन आया और साथ में आयरन को लेकर आ रहा है, ये क्या करेंगे, ट्रांसफेरिन मॉलिक्यूल्स आयरन को ट्रांसफर कर देंगे और आपके इरिथ्रोब्लास्ट सेल्स को दे देंगे। ठीक है, फिर वहां पे क्या होगा, जब हीमोग्लोबिन बन रहा होगा तो उस आयरन को कहाँ रख दिया जाएगा, उस हीमोग्लोबिन के अंदर इम्बेड कर दिया जाएगा और Fe2+ फॉर्म के अंदर इम्बेड करते हैं। ठीक है, फिर यही Fe2+ आपका हीमोग्लोबिन बनाता है और फाइनली ऑक्सीजन से बाइंड होता है। सो बोन मैरो में जब इरिथ्रोपोइसिस होती है, मतलब आरबीसीज का प्रोडक्शन होता है, तभी हमें वहां पे काम आता है। लगभग 75% आयरन हमारा कहाँ जाता है, बोन मैरो में जाता है, इरिथ्रोपोइसिस आरबीसी के प्रोडक्शन के लिए। जो नेक्स्ट हमारा बचता है 10 से 20% आयरन, वो हमारा कहाँ जाता है, मेनली लिवर के अंदर जाता है स्टोर होने के लिए। तो लिवर के अंदर जो हमारे मैक्रोफेजेस सेल्स होते हैं, मैक्रोफेजेस के ऊपर क्या रहता है, वहां पे ट्रांसफेरिन के रिसेप्टर्स रहते हैं। तो ट्रांसफेरिन के रिसेप्टर्स क्या करते हैं, ट्रांसफेरिन को रिसीव करते हैं और फिर जो आयरन होता है वो उसके मैक्रोफेज सेल्स के अंदर एंटर कर जाता है। वहां पे आयरन किस फॉर्म में है, Fe3+ के अंदर, और स्टोर भी किस फॉर्म में होता है, Fe3+ में स्टोर होता है। तो काफी सारे Fe3+ आयरन एक साथ बाइंड हो जाते हैं, मतलब आपस में फ्यूज हो जाते हैं, क्या बना लेते हैं, फेरिटीन मॉलिक्यूल बना लेते हैं। और फिर काफी सारे फेरिटीन मॉलिक्यूल्स आपस में बाइंड होकर क्या बनाते हैं, हीमोसिड्रिन बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब Fe3+ बाइंड हो रहा है तो फेरिटीन बन रहा है, काफी सारे फेरिटीन जब आपस में जुड़ रहे हैं तो क्या बन रहा है, हीमोसिड्रिन बन रहा है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि आयरन हमारी बॉडी के अंदर 2 फॉर्म्स में स्टोर होता है, एक तो हमारी फेरिटीन फॉर्म और दूसरी है हमारी हीमोसिड्रिन फॉर्म। सो नेक्स्ट हम इसका फ्लो चार्ट एक बार रीड कर लेते हैं। सो आयरन हमारा सबसे पहले कहाँ आया, स्टमक से कहाँ गया था, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो स्टमक से आयरन कहाँ चला जाता है, ल्यूमन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। कौन सी फॉर्म में, फॉर्म जरूर याद रखनी है, Fe3+, दैट इज फेरिक आयरन। उसके बाद जो मेन एब्जॉर्प्शन होता है आयरन का वो कहाँ होता है, ड्यूडेनम के अंदर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के भी ड्यूडेनम पार्ट के अंदर। आयरन जो फॉर्म फेरिक फॉर्म का जो आयरन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो सेल्स है उसके अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, तो उसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, फेरस फॉर्म के अंदर। मतलब आपको यहाँ पे Fe3+ को Fe2+ के अंदर कन्वर्ट करना होगा। उसके बाद इसका कन्वर्जन कैसे होता है कि जो एपिकल सरफेस होती है एंटेरोसाइट की, उसके ऊपर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम फेरोरिडक्टेज कहते हैं, और है आपका साइटोक्रोम बी रिडक्टेज। ये एंजाइम क्या करते हैं, Fe3+ को Fe2+ के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। ये एंजाइम और इनके फंक्शंस क्या है, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये सारी चीज आपको अच्छे से समझनी, क्योंकि यही चीजें हैं, यही कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके एमसीक्यूज में आते हैं। ठीक है, फिर जो ट्रांसपोर्टर है, जो एपिकल सरफेस पे, देखो एपिकल सरफेस पे भी एक एंजाइमिक ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट था, और नीचे जो बेसल सरफेस है वहां पे भी एक ट्रांसपोर्टर और एक आपका एंजाइम प्रेजेंट था। तो जो एपिकल सरफेस पे ट्रांसपोर्टर एंजाइम प्रेजेंट है वो है फेरोरिडक्टेज, और जो ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट है वो है आपका DMT फर्स्ट ट्रांसपोर्टर, दैट इज डाइवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर। एपिकल सरफेस पे प्रेजेंट रहता है जिसकी हेल्प से ट्रांसपोर्ट हो जाता है। उसके बाद एंटेरोसाइट में एंटर होने के बाद जो Fe3+ है वो अगेन कन्वर्ट हो जाता है Fe2+ के अंदर, सॉरी Fe3+ फॉर्म के अंदर, तो वो स्टोर हो जाता है और फिर आपका जो आयरन है Fe3+ वो बाहर निकल जाता है। फिर बेसल सरफेस पे आपका एंजाइम प्रेजेंट है फेरोरिडक्टेज, जो उसको क्या करता है, Fe3+ को वापस Fe2+ के अंदर कन्वर्ट कर देता है, सॉरी Fe2+ को वापस Fe3+ के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और फिर आपका जो फेरस आयरन है वो एंटेरोसाइट के अंदर क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है Fe3+ फॉर्म के अंदर। देन आयरन एंटेरोसाइट, एंटेरोसाइट के अंदर क्या होता है, जो फेरस आयरन है वो अगेन कन्वर्ट होता है, ऑक्सीडाइज्ड होता है फेरिक आयरन के अंदर। ठीक है, Fe3 सबसे पहले Fe3+ आया डाइट से एंटेरोसाइट के अंदर, एंटेरोसाइट से एंटर होने से पहले वो Fe2+ में कन्वर्ट हो गया,
फिर जब एंटेरोसाइट के अंदर आया तो Fe2 प्लस Fe3 प्लस में भी कन्वर्ट हुआ, क्योंकि Fe3 प्लस की फॉर्म में वो स्टोर होगा, और Fe2 प्लस फिर जब उसने लीव करा एंटेरोसाइट को तो Fe2 प्लस वापस किसमें कन्वर्ट हुआ, Fe3 प्लस के अंदर। कौन करेगा इसको कन्वर्ट? बेसल साइड पे हमारा क्या प्रेजेंट रहता है, एक एंजाइम जिसका नाम है हिफासिटीन, इसको हम सेरुलोप्लाज्मिन भी है, हिफासिटीन और सेरुलोप्लाज्मिन, ये दोनों एंजाइम्स क्या करते हैं, Fe2 प्लस आयरन को Fe3 प्लस आयरन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। और ये जो फिर हमारा Fe3 प्लस होता है वो कहाँ जाता है, हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर आ जाता है। और एंटेरोसाइट से ट्रांसपोर्ट कौन से उससे होता है, ट्रांसपोर्टर से, दैट इज फेरोपोर्टिन। जो ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट है बेसल सरफेस पे वो कौन सा है हमारा ट्रांसपोर्टर, फेरोपोर्टिन प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारे आयरन जब ब्लड स्ट्रीम के अंदर आ जाता है तो क्या क्या होता है कि आयरन जब हमारी फ्री फॉर्म में प्रेजेंट रहता है ना, आयरन जैसे ही मेरे ब्लड स्ट्रीम के अंदर आया फ्री फॉर्म में वो घूम रहा है तो वो मेरी बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है, क्योंकि वो एज ए फ्री रेडिकल काम करता है, तो वो फ्री फॉर्म में नहीं होना चाहिए। इसलिए मेरे पहले से वहां पे क्या प्रेजेंट रहते हैं, काफी सारे प्रोटीन, जो भी हमने देखा था एपोट्रांसफेरेंट प्रोटीन, तो एपोट्रांसफेरेंट वहां पे काफी सारे पहले से प्रेजेंट रहते हैं। वो क्या करते हैं, जो आयरन है उसके साथ बाइंड हो जाते हैं, ट्रांसफेरेंट मॉलिक्यूल बना लेते हैं। जो फंक्शन है एपोट्रांसफेरेंट का वो है आयरन को सर्कुलेट करना ऑल ओवर द बॉडी। Fe3 प्लस जो आयरन है वो एपोट्रांसफेरेंट के साथ बाइंड हो जाएगा और क्या बना लेगा, एक ट्रांसफेरेंट मॉलिक्यूल बना लेगा। ट्रांसफेरेंट मॉलिक्यूल जो है उसके पास 6 साइट्स होती हैं बाइंड करने की, लेकिन फिजियोलॉजिकली सिर्फ 2 साइट से आपका आयरन बाइंड होता है। इट ट्रांसफर्स आयरन फ्रॉम ब्लड टू माइक्रोफेजेस ऑफ ऑर्गन्स लाइक लिवर एंड बोन मैरो। बेसिकली जब आपने उसने ट्रांसफेरेंट उसको बाइंड कर लिया तो उसको ट्रांसपोर्ट करता है 75% लगभग कहाँ चला जाता है, बोन मैरो में, और 10 to 20% कहाँ चला जाता है हमारा आयरन के लिवर के अंदर। मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो ट्रांसफेरेंट रिसेप्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जो ट्रांसफेरेंट वो रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाता है और ट्रांसफेरेंट एंटर करता है फिर किसके अंदर, सेल्स के अंदर, और सेल्स के अंदर जो आपका आयरन है वो फेरिक फॉर्म में स्टोर हो जाता है। देन द आयरन विल बी स्टोर एज फेरेटिन, और फेरेटिन के फॉर्म में क्या हो जाता है, वो स्टोर हो जाता है। फेट्स ऑफ आयरन में क्या आता है हमारा कि जो 75% आयरन है वो बोन मैरो के अंदर जाता है और आरबीसी के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, मतलब एरिथ्रोपोइसिस में हेल्प करता है। उसके बाद जो रिसेप्टर्स हैं ट्रांसफेरेंट रिसेप्टर्स, उसकी हेल्प से वो आरबीसी के अंदर एंटर करता है। आयरन इज यूटिलाइज्ड टू सिंथेसाइज हीमोग्लोबिन दैट कैरी ऑक्सीजन। ये जो आयरन है आरबीसी के अंदर किस चीज में हेल्प आता है, हीमोग्लोबिन बनाने के लिए। वही हीमोग्लोबिन किसको कैरी करके चलता है, फिर ऑक्सीजन को कैरी करके चलता है। 10 से 20% जो आयरन है वो कहाँ जाता है, लिवर के अंदर। लिवर में जाने के बाद जो हेपेटोसाइट्स होते हैं, जो लिवर की सेल्स होती हैं उसको हम हेपेटोसाइट्स बोलते हैं। तो जो हेपेटोसाइट्स हैं उनके पास क्या रहते हैं, ट्रांसफेरेंट के रिसेप्टर, जिससे ट्रांसफेरेंट बाइंड हो जाता है और फिर जो आयरन है वो उस सेल्स के अंदर, मतलब हेपेटोसाइट्स के अंदर क्या कर जाता है, एंटर कर जाता है। हेपेटोसाइट्स में जो मैक्रोफेजेस के अंदर क्या कर जाता है, एंटर कर जाता है। वहां पे जो आयरन है वो फ्री आयरन टॉक्सिक होता है डीएनए, सेल मेम्ब्रेन के लिए, उसको डैमेज कर देता है। इसलिए जो आयरन है उसको हम तुरंत क्या करते हैं, फ्री फॉर्म में नहीं रखते हैं, तुरंत उसको आपस में बाइंड करके फेरेटीन बना देते हैं। और जो ये फेरेटीन है बेसिकली एपोफेरेटीन आता है, एपोफेरेटीन के साथ आयरन जोड़ता है, एक फेरेटीन मॉलिक्यूल बना लेता है। फिर जो ये फेरेटीन है वो आपस में जुड़ जुड़ कर क्या बना लेते हैं, हीमोसिड्रिन बना लेते हैं। ठीक है, तो ये 2 फॉर्म्स हो गई हमारी आयरन के स्टोरेज की, दैट इज फेरेटीन एंड हीमोसिड्रिन। अब नेक्स्ट हम समझते हैं अबाउट द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन द फेरेटीन एंड हीमोसिड्रिन। फेरेटीन और हीमोसिड्रिन के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं और क्या इनके बीच में सिमिलैरिटीज है वो हम डिस्कस करते हैं। सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों ही स्टोरेज फॉर्म में आयरन की, मेरी बॉडी के अंदर आयरन जो स्टोर हो रहा है वो 2 फॉर्म्स में स्टोर हो रहा है, एक तो हीमोसिड्रिन और एक फेरेटीन की फॉर्म में। इन दोनों में जो डिफरेंसेस है वो क्या है, जो 2/3 आयरन है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ फेरेटीन, मतलब सबसे ज्यादा आयरन 2/3 ऑफ आयरन, टोटल में से 2/3 ऑफ आयरन फेरेटीन की फॉर्म में स्टोर होता है, और जो 1/3 ऑफ आयरन है वो हमारा हीमोसिड्रिन की फॉर्म में स्टोर होता है। तो डिफरेंसेस क्या हुए, जो फेरेटीन होता है वो सोल्यूबल फॉर्म है और जो हीमोसिड्रिन है वो इनसोल्यूबल फॉर्म है। जो फेरेटीन है वो 2/3 ऑफ आयरन जो स्टोर होता है फेरेटीन की फॉर्म में होता है, जो 1/3 ऑफ आयरन है वो हीमोसिड्रिन की फॉर्म में स्टोर होता है। जो आपका फेरेटीन है वो थोड़ा स्मॉल मॉलिक्यूल है, इसलिए इसको अगर आपको माइक्रोस्कोपी में देखना है तो आप इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर भी देख सकते हो, क्योंकि फेरेटीन एक स्मॉल मॉलिक्यूल होता है। और अगर आपको हीमोसिड्रिन देखना है माइक्रोस्कोप के अंदर तो आप उसको लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हीमोसिड्रिन है वो हमारा थोड़ा लार्ज मॉलिक्यूल होता है। सो या दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर, जिसमें हमने एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम रिमेनिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। So yeah, this is all about this video lecture. If you like this video, please like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much for watching.